नमस्कार बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल अकेडमी अम्बाला में स्वागत है। आज हम हिंदी की वसंत की पाठ्य पुस्तक भाग 3 जो कक्षा 8वीं से संबंधित है का पाठ बस की यात्रा का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। यह एक यात्रा वृतांत है। पहले हम लेखक परिचय पढ़ेंगे। हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 को और मृत्यु 10 अगस्त सन 1995 को हुई थी। हरिशंकर परसाई जी हिंदी के प्रसिद्ध कवि और लेखक थे। उनका जन्म जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। वे हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया और उसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत विधि से उभार कर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा है। पहले हम जानेंगे यात्रा वृतांत क्या है। हिंदी साहित्य की अनेक विधाएं हैं, जिसमें कहानी, निबंध, उपन्यास ये सब आते हैं और उसमें यात्रा वृतांत भी है। हिंदी की गद्य विधा में से यात्रावृत्त भी एक है, जिस गद्य रचना में रचनाकार किसी यात्रा के अनुभव का यथावत कलात्मक वर्णन करता है, उसे यात्रावृत्त कहते हैं। बस की यात्रा पाठ का सारांश इस प्रकार है। बस की यात्रा हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध व्यंग्य है, जिसमें उन्होंने यातायात की दुर्व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया है। यात्रा वृतांत के प्रारंभ में लेखक और 4 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से जबलपुर चलेंगे। कंपनी के हिस्सेदार भी उसी बस में यात्रा कर रहे थे। हिस्सेदार यानी जो उसके आधे मालिक होंगे, वो भी उसी में बस में यात्रा कर रहे थे। यह पाठ इस प्रकार है। अब हम इसको पढ़ते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 ने सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। यानी ये जिस रास्ते से जा रहे थे उसी से इन्होंने वापस गए थे, उसी रास्ते से इन्होंने वापस आना था। लोगों ने सलाह दी थी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। तो अब इनके मन में प्रश्न आए, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं जिस वजह से लोग सफर नहीं करते हैं? नहीं, बस डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, यानी बहुत पुरानी थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इसमें सफर नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। यानी वह बस की हालत के बारे में बताया गया है कि बस की हालत बहुत खराब थी, वो बहुत पुरानी थी। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? बस की दशा को देखकर लेखक और उसके मित्रों को लगा कि यह बस चलती भी है या नहीं। वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं। अपने आप चलती है यह? हाँ जी। और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। हम इस प्रकार से बातें करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो बस अनुभवी है। यानी डॉक्टर मित्र, यानी जो 5 थे ये मित्र, इनमें से एक डॉक्टर भी था। नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे, अब उन लोगों की स्थिति देखिए जो अपने रिश्तेदारों को या घर वालों को बस में बिठाने जाते हैं और ऐसी बस में बिठा कर जाते हैं, वो इस तरह देख रहे थे जैसे सबको अंतिम विदा दे रहे हों। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आदमी की कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। यानी अब उन लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि जो इस बस से जा रहा है वो वापस भी आएगा। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया।
ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है। अब जब इंजन स्टार्ट हुआ तो उस समय बस की क्या स्थिति हुई? ऐसा लगा कि जैसे सारी बस एक इंजन है और हम इस इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था, यानी बस की जो खिड़कियां थी वो भी सारी टूटी हुई थी। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है, यानी इंजन जो था बहुत ज्यादा आवाज कर रहा था। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। लेखक ने अब इसको बहुत पुराने समय से जोड़ दिया, जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन चलाए थे कि उस समय भी यह बस हो गई। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगातार सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल जाती, कभी लगता कि सीट को छोड़कर जो बॉडी है वो आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। यानी पहले तो बस का जो इंजन है उसकी स्थिति के बारे में बताया गया। अब यह कि जो उसकी सीट थी बैठने वाली वह भी ठीक नहीं थी, वो भी सारी टूटी हुई थी। एकाएक अचानक अब बस रुक गई। अब पता करने पर क्या मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। इंजन को चलाने के लिए अब यहाँ पर इस प्रकार से जुगाड़ किया गया। बस की रफ्तार जो थी अब 15-20 मील हो गई, यानी काफी कम हो गई। मुझे उसके किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था। लेखक को विश्वास नहीं था अब कि यह बस का कोई भी हिस्सा है सही प्रकार से काम करेगा। उसकी ब्रेक फेल हो सकती थी, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार रहता। अगर झील दिखती तो लगता कि बस इसमें गोता लगा जाएगी। यानी वो जिस स्थान पर जा रहे थे वो स्थान बड़ा सुंदर था। सिर्फ उस बस के कारण जो उनके मन में डर था, उस सुंदर लुभावने मौसम का वो आनंद भी नहीं ले पा रहे थे। प्रकृति का दृश्य बड़ा ही अच्छा था, परंतु वो डरते रहे कि बस किसी पेड़ से टकरा जाएगी, या अगर झील दिखती तो उनको लगता कि इस झील के अंदर यह बस आज अवश्य गिरेगी। एकाएक फिर बस रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, परंतु वह नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है, यानी बस तो बहुत बढ़िया है, यह तो एक संयोग की बात है कि आज इस तरह से खराब हो रही है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। यानी रात का समय हो गया था और जो चांदनी थी वो बिल्कुल मध्यम मध्यम उसकी रोशनी नजर आ रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई है। बस की तुलना वृद्धा से की गई है। वो ऐसे लग रही थी जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई है। हमें गलानी हो रही थी, अपने आप ऊपर शर्म आ रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले जा रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। यानी अगर इसके आज ही प्राणों का अंत यहाँ हो जाता है तो इस सुनसान जगह में आज ही हमें इसका अंतिम संस्कार, इसका दाह कर्म करना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ उसे सुधारा, कुछ ठीक किया। बस आगे चली। उसकी चाल जो थी अब और कम
हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। आंखों की ज्योति जाना यानी जो उसकी लाइट थी अब वो भी खराब होनी शुरू हो गई। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। चांदनी रात थी, उसमें से उसको जितना नजर आ रहा था उसमें से रास्ते को टटोल कर आगे आगे धीरे धीरे रेंग रही थी, सरक रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं। एक पुलिया के ऊपर पहुंची ही थी कि टायर फिस करके बैठ गया। यानी टायर के फिस करने की यह एक प्रकार की ध्वनि आई और वो बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते थे, फिर भी जान हथेली पर लेकर मरने के लिए तैयार होना। जान हथेली पर लेकर यानी मरने के लिए तैयार होना, इसी बस में सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। यानी लेखक को तो नहीं पता था कि बस के जो टायर हैं खराब हैं, घिसे हुए हैं, परंतु जो कंपनी का हिस्सेदार है उसे तो पता है ना कि बस की स्थिति कैसी है। उसने अपने साथ साथ बाकी यात्रियों के जीवन को भी संकट में डाल दिया। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर वो इतना साहस रखते हैं, अपने प्राण हथेली पर लेकर चलने को तैयार हैं, तो इन्हें किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। लेखक ने ऐसा उस बस के हिस्सेदार के बारे में लिखा है। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते, तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते। किसका? कंपनी के हिस्सेदार का। और उसे क्या कहते? वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चल पड़ी। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं। हमारी बेताबी खत्म हो गई। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। अब इन लोगों को यह उम्मीद नहीं थी कि यह बस इन्हें समय पर इनके गंतव्य स्थान पर पहुंचा देगी। अब तो इनको ये था कि किसी तरह से इनकी जान बचे और यह अपने स्थान पर पहुंचे। अब सबकी चिंता गायब हो गई। अब सबने समझौता कर लिया। सबके बीच में हंसी मजाक प्रारंभ हो गया। हाँ जी बेटा, तो छात्र जो है यात्रा वृत्तांत को समझ पाएंगे इस पाठ को पढ़ने के बाद। वे अपने जीवन के जो यादगार पल हैं उनको संजो कर रख पाएंगे। परियोजना कार्य, कथा का नाट्य रूपांतर करवाना और उसके जीवन की किसी भी अपने जीवन की किसी रोचक यात्रा के बारे में लिखें आप। एकीकृत कला विद्यार्थी अपने घर के वाहनों की सर्विस समय पर करवाने के मूल्य को समझेंगे। वह दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। अपने वाहनों के सारे दस्तावेज पूरे रखेंगे। वे कभी भी लाइसेंस के बिना वाहनों का प्रयोग नहीं करेंगे। अनुभवजन्य अधिगम, यानी इस पाठ के अनुभव से आप लोगों ने क्या सीखा कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वे समय के साथ साथ चीजें व वस्तुएं बदलना आवश्यक है। यानी हमें जो यातायात के नियमों का पालन करना ज़रूरी है। अगर हम घर से कहीं बाहर जाते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने वाहन को अच्छे से देखें कि वो जाने लायक है या नहीं। कुछ प्रश्न हैं। प्रश्न 1, कुल कितने लोग शाम की बस से यात्रा करने वाले थे? प्रश्न 2, इस पाठ के लेखक कौन हैं? प्रश्न 3, पन्ना से सतना के लिए बस कितनी देर बाद मिलती है? प्रश्न 4, यह बस कहाँ की ट्रेन मिला देती है? प्रश्न 5, उस बस में कंपनी के कौन सवार थे? प्रश्न 6, इस पाठ में गांधी जी के किस आंदोलनों का उल्लेख किया गया है?
प्रश्न 7, लेखक हरे भरे पेड़ों को क्या समझता है? उम्मीद है यह पाठ आपको समझ आ गया होगा और आप इस पाठ को समझकर इन प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करें। धन्यवाद।